Hi everyone, welcome to Preparious. This is a short session on CSAT. आप सबको पता है CSAT आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है. बट वी आर ऑफन कंफ्यूज्ड एज टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट एंड उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. So I'm just going to deal with all these questions in today's session. And before that, if you have any other questions, whatever I'll be covering in the lecture, obviously you'll be clear with that. But if you have any other questions left, you can write in the comment section below. And I will answer those questions either in the comment section or in our other session. So, upcoming session basically. All right, so let's get started. So when I talk about UPSC, जब हम UPSC की बात करते हैं, UPSC प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2. तो पेपर 1 जो है दैट इज ऑफ कोर्स योर जो जीएस का नॉर्मल पेपर होता है जिसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स ये सब पूछा जाता है. जब हम जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात करते हैं तो वो है आपका सी सैट. सी सैट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और मेनली कहाँ से आता है क्वेश्चन, जो ट्रेंड है, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. सो सी सैट इज बेसिकली योर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. अब आप बोलोगे मैम आपको फुल फॉर्म बताने की क्या जरूरत थी. सो सी वट एवर इज देयर इन योर एग्जामिनेशन और इज रिमोटली रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, यू शुड नो अबाउट दैट एटलीस्ट, क्योंकि आपके इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है ना. तो दिस इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. कोई भी एप्टीट्यूड जैसा कि पूछा जाता है, किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी और इंग्लिश होगा. यहाँ पर भी वही है, राइट. तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसी की सीसैट की, तो चाहे आप प्रिलिमिनरी में कोई भी एग्जाम की बात करो, चाहे वो जनरल स्टडीज पेपर 1 है या पेपर 2 है, दोनों ही केसेस में आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर पूछा जाता है. ऑब्जेक्टिव मतलब आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे एंड यू विल हैव टू चूज द राइट आंसर. जो आपका मेंस पेपर होता है वो होता है सब्जेक्टिव, बट प्रीलिम्स में दोनों ही पेपर कैसे होते हैं, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव. अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा. कॉम्प्रिहेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जो अभी रिसेंट ट्रेंड देखा गया, यहाँ से काफी मार्क्स कवर किए जाते हैं. तो कॉम्प्रिहेंशन जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 10th लेवल एग्जामिनेशन टाइप, 10th लेवल के स्ट्रक्चर पे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. और कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली कहाँ से आता है, जो आपका करंट अफेयर्स है वहां से आता है. उसके बाद यहाँ पर सिलेबस में आपके लिए मेंशन्ड है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी. तो यहाँ पर देखो, आप इन दोनों को देखोगे ना अगर, तो ये रीजनिंग का पार्ट है. इनफैक्ट ये थर्ड वाले भी क्या है, रीजनिंग का पार्ट है. ये क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, ये इंग्लिश का पार्ट हो गया, ये हो गया रीजनिंग का पार्ट. एंड ये बेसिक न्यूमरेसी जो आप देख रहे हैं दैट इज बेसिकली मैथमेटिक्स, योर मैथ्स. ओके. तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, किसी भी एप्टीट्यूड की तरह यहाँ पर भी तीन ही सेक्शंस है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स. इसमें आप इनको डिवाइड कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है. तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 80 एमसीक्यू, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे. नेगेटिव मार्किंग है क्या, हाँ डेफिनेटली है. इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है. जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उसका 1/3 है. मैं बताऊंगी भी कितने मार्क्स का है. टाइम ड्यूरेशन आपके लिए 2 घंटे का है. ऑफलाइन एग्जाम होता है. सीसैट की अभी की जो डेट दी हुई दैट इज 27 जून 2021. ओके. लैंग्वेज क्या हो सकता है आपका, इंग्लिश और हिंदी किसी में भी हो सकता है, यू कैन चूज अकॉर्डिंगली ऑफ कोर्स. लेकिन ये जो इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो तो इंग्लिश में ही आएगा ना, क्योंकि आपसे इंग्लिश पूछा जा रहा है. ओके. नेक्स्ट इज मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं. यहाँ पर 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है. यानी कि आपके पास 33% जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना है. मतलब 200 में से आपके सिर्फ 66 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स ऑल. यहाँ पे आप 200 में से 200 भी ले आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें, ठीक है. उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. लेकिन अगर 66 मार्क्स से कम हुए तो ऑब्वियसली आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे. अब ये अच्छा भी और बुरा भी, वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ 66 मार्क्स है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है. बट इसका नेगेटिव पॉइंट भी ये है कि क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है तो जनरली लोग इसे इग्नोर कर देते हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, आपके एग्जामिनेशन में जितने बच्चे बैठते हैं उसका 10% जो क्राउड है वो हमेशा इसी सेट की वजह से रह जाता है. सो ऑल्दो इट्स वेरी इजी एंड इट्स
काइंड स्कोरिंग एज वेल, क्वालिफाइंग है तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी इसके अंदर 10% बच्चे रह जाते हैं हर साल, और ये वो बच्चे हैं माइंडेड जिनकी जो जनरल स्टडीज फर्स्ट की प्रिपरेशन काफी अच्छी होती है। उनमें से भी बहुत सारे बच्चे इस 10% में इंक्लूडेड है। तो जस्ट बिकॉज आपने कितनी भी करंट अफेयर्स पढ़ लिए, आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, पर अगर आपने सीसेट की प्रिपरेशन नहीं की है, ये सोच के कि अरे छोड़ो वो तो क्वालिफाइंग है, एंड में देखेंगे, और फिर एंड में भी आप नहीं कर पाए बिकॉज सिचुएशंस कई बार नहीं होते हमारे हाथ में, तो एंड में भी आप नहीं कर पाए, तो ये आप नहीं रिस्क ले सकते। तो एटलीस्ट 2 महीने पहले आपको बैठ जाना है सी सेट के लिए, और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो तो रोज 1 घंटा पढ़ लो, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर एग्जाम से 4 महीने पहले। तो इसके मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं, तो इस पेपर में 80 क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। 2 घंटे में आपको खत्म करना है। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और टोटल कितना हो जाएगा 200 मार्क्स का। अब हर क्वेश्चन अगर 2.5 मार्क्स का और 1/3 मार्क्स कट रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते तो आपके 0.83 मार्क्स कम हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है, यू कैन नॉट जस्ट टिक की 1 2 3 4 करके हम टिक कर देते हैं, यू कांट डू दैट बिकॉज यू कांट टेक रिस्क, अननेसेसरी रिस्क। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अब अगर हम इसका ट्रेंड देखें, अभी कुछ पास्ट ईयर्स में अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे, जैसे 2011 से 2020 का ट्रेंड देखोगे, अगर 2020 का ट्रेंड, तो आप देखते हैं कि मैथ्स के मार्क्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आप मैथ्स में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर देखेंगे, तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। मतलब एक फेयर जो पोर्शन है वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग का है, और मैथ्स का है। तो फिर बच क्या गया? बच गया डिसीजन मेकिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। पहले डेटा इंटरप्रिटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, बट अगेन ये सिर्फ ट्रेंड है, तो इसके बेसिस पे आप ये नहीं सोचोगे कि अगले साल के लिए अच्छा डेटा इंटरप्रिटेशन तो हम छोड़ देते हैं। यू कैन डू दैट बिकॉज अगेन 2018 में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे 14 क्वेश्चंस थे, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो यू कैन बी वेरी श्योर कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, बट जनरल रूल ऑफ थम कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप बहुत अच्छे से करके जाते हो, और न्यूमरेसी मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है रीजनिंग के पढ़ लेते हो, तो यू शुड स्कोर फेयर इनफ। ठीक है, क्वालिफाइंग तो हो जाना चाहिए। अब क्योंकि क्वालिफाइंग है, तो दो चीजें हैं। पहला, आप ये सोच के नहीं बैठोगे कि यार चलो ये तो क्वालिफाइंग है, क्यों इतना दिमाग लगाना, नहीं, आप ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि एंड में जाके प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और इसमें आगे अगेन मैंने बताया बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। अब सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं देना। यू कांट रियली स्ट्रेस ओवर एवरी सब्जेक्ट। यहाँ पे हर सब पार्ट के लिए आप स्ट्रेस ओवर करें कि अरे हमें तो मैथ्स नहीं आते, तो रोज बैठ के 4 घंटा मैथ्स कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप एसएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे, तो हमें अननेसेसरली जबरदस्ती का एफर्ट भी नहीं डालना है, और हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम बिल्कुल एफर्ट डाल ही नहीं रहे। दोनों ही केसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से, कहाँ से आप प्रिपरेशन करोगे, जैसे बुक लिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, ओके, कुछ और चीजें भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है कि जैसे 2011 में पैटर्न चेंज हुआ, ये सब आप जान के क्या करोगे। अब हम बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं, तो आपको कुछ बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो, एंड में मैं उनका ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगी। तो कुछ बुक्स, जैसे कि आपने सबसे सुना ही होगा, मैग्रू हिल की बुक आती है एक, इस पब्लिकेशन की आपको बुक मिल जाएगी। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव बुक आती है सी सैट के लिए। ठीक है, एक तो बुक आपको ये पढ़ने के लिए बोला जाएगा, और देखोगे आप इसके अंदर, इस बुक के अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूं, आई जस्ट राइट ऑन ब्लैंक पेपर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्रू हिल की। इस पब्लिकेशन से बुक आती है सी सैट की। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, तो ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के लिए हेल्पफुल है। उसके अलावा यहाँ पर इस बुक में कुछ नए पैटर्न पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंक्लूड किए गए हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर्स की डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। 2011 से लेके 2019 तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एनालिसिस, सोल्यूशन, ये सब मिल जाएगा। एक्यूरेसी ठीक है इसकी, जैसा सुना बहुत सारे गलत आंसर्स भी होते हैं कई बार, तो इसकी एक्यूरेसी ठीक है। कंटेंट भी आप देखेंगे, जो यहाँ पे कंटेंट बनाने वाले हैं वो काफी रिनाउंड है, और ओवरऑल द बुक इज गुड। सेकेंड बुक विच यू कैन रेफर टू इज एनालिटिकल रीजनिंग, स्पेशली रीजनिंग के लिए, एनालिटिकल रीजनिंग के लिए ये बुक आती है किसकी? पांडे, एम के पांडे की। इस बुक में अगर आप देखोगे तो बुक ऑनेस्टली काफी ठीक ठाक है, लैंग्वेज ठीक है इसकी,
इसके अंदर आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे काफी एक्सप्लेनेशन के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जैसे लॉजिक एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग के भी मैंने आपको बताया था, डिसीजन मेकिंग, कोडेड रिलेशनशिप्स, इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ट्रिक्स मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। टॉपिक्स अच्छे खासे एक्सप्लेन्ड है। तो दिस इज अगेन अनदर बुक इफ यू वांट टू रेफर टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, कि आपको रीजनिंग आपकी कमजोर और आपको उसके उसके लिए फोकस करना है, तो आप इस बुक को चूज कर सकते हैं। द थर्ड बुक विच यू कैन रेफर टू इज सीसैट के लिए ही आती है, अरिहंत की बुक। अरिहंत की बुक ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए आती है, तो सीसैट के लिए भी आपको मिल जाएगी अरिहंत के साथ। बस प्रॉब्लम इतनी होती है कि इसमें थोड़ी गलतियां आपको मिल जाएंगी ज्यादा। ठीक है, अदरवाइज ये सारे सीसैट पोर्शन को कवर करता है, सोल्यूशन वगैरह गिवन है, थोड़ी गलतियां से मिलने के चांसेस हैं। और उसके अलावा अगेन एक और बुक है गौतमपुरी की, गौतमपुरी की बाय द नेम ऑफ द मंत्रा ऑफ सीसैट पेपर 2। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी। इसके अंदर भी सारे कंपाइलेशन है, 2015 से 2019 के सॉल्व पेपर्स हैं, और आपको हर सेक्शन का एक अच्छा खासा वेटेज आपको इसमें कवर हो जाता है। लास्ट लास्ट है इसकी, आपने सुना होगा आर एस अग्रवाल का नाम, फॉर रीजनिंग। तो आर एस अग्रवाल की बुक आती है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए, वो बुक भी आप रेफर कर सकते हो। अब इन माई ओपिनियन व्हाट इज बेस्ट फॉर यू इज गो विद दिस मैग्रू हिल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेफरिंग फॉर ईच सेक्शन की मैं रीजनिंग के लिए अलग बुक ले लूं, बच्चे करते हैं। ठीक है, अगर आपका पर्टिकुलरली कोई सेक्शन वीक है तो आप बुक को रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे ओपिनियन में एक बुक ले लो जिसके अंदर सब कुछ कवर्ड हो, उतना काफी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लो। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ लो, उनके एनालिसिस कर लो जो कि मैग्रू हिल में गिवन है। सो आइडियल बुक वुड बी, इसको उठाओ। ठीक है, और इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके अंदर जितना भी दे रखा है आपको बिल्कुल कवर टू कवर, पेज टू पेज नहीं कवर करने की जरूरत है। आप सिंपली ये कर सकते हैं कि इसको बस ठीक ठाक कवर कर लीजिए और क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। एवरी डे यू हैव टू मेक श्योर कि एग्जाम से एक महीना पहले एटलीस्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर जीएस पेपर 2 बट फॉर जीएस पेपर 1 एज वेल। ठीक है, ये आपका एक मंत्र होना चाहिए एग्जाम से पहले। जैसे जीएस पेपर 1 की जब मैं बात करते तो उसके अंदर हमने पढ़ा ना कि आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी। तो इन सब के आपको क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर डिस्कस करने, लास्ट 2 मंथ एक्चुअली आइडियली क्वेश्चन पेपर्स के लिए होने चाहिए। सिमिलरली फॉर सीसैट एज वेल, आपको लास्ट का एक महीना एटलीस्ट सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड दैट टू आई एम नॉट सेइंग कि आपको 4 घंटे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस एक क्वेश्चन पेपर रोज सॉल्व कर लो, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सो आप एक महीने में 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे एंड दैट विल बी मोर देन सफिशियंट, दैट शुड डू इट। क्योंकि यहाँ पर चाहे मैथ्स की बात करूं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं या फिर मैं रीजनिंग की बात करूं, ये सब कहाँ कौन से लेवल के आते हैं, 10th बेसिस पे आते हैं। सो दिस वाज अबाउट सीसैट पेपर। एंड अगर आपको कुछ और पर्टिकुलर डाउट है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि मैं इसको डिस्कस करूं, इसके कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल कम अप विद दोज क्वेश्चन पेपर्स। ओके, चलिए इसके आगे वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड याद ये आपको रखना है कि अगर, यस वन मोर थिंग बिफोर आई मूव अहेड, देयर इज वन मोर थिंग। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया कि ठीक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है एंड बेसिक न्यूमरेसी है, बट इसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं दैट आई फॉरगॉट टू इंक्लूड, सो आई इंक्लूड दैट एज वेल। जैसे अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रिपेयर करना है तो वेयर विल यू प्रिपेयर इट फ्रॉम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे जनरली ये पूछते रहते हैं कि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए करना है तो हम कहाँ से प्रिपेयर करें। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या करोगे, आपको ना एक एडिटोरियल वाला पेज मिलता है हमेशा। जो आपका द हिंदू पढ़ते हो या मे बी इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ रहे हैं, तो हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, उसमें एक ना एडिटोरियल वाला पेज होता है। यू हैव टू बी वेरी थरो विद दैट पेज। उस पेज से आपको जनरली सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखोगे, लेटेस्ट पैटर्न देखोगे, तो वो उसमें आप देखेंगे कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स आपको मिलेंगे और हर छोटे पैराग्राफ के लिए एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ वेरी बिग पैराग्राफ्स, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स है और उसके लिए एक क्वेश्चन है, या अगर पैराग्राफ बड़ा भी है तो भी हर पैराग्राफ के लिए एक क्वेश्चन है। तो अगर आपने पहले से वो टॉपिक पढ़ा होगा ना, अगर आप फेमिलियर होंगे, तो आपको एग्जाम में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी भी बच्चों की जनरली ये शिकायत रहती है कि मैम वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम कहाँ से पढ़े। अगर कॉम्प्रिहेंशन है तो, या हमें यही नहीं समझ में आता कि जैसे अगर मुझे कॉम्प्रिहेंशन पेपर में सॉल्व करना है, आपने बोला करंट अफेयर्स से, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ना भी शुरू करते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, तो भी उसमें जब शुरुआत में हम देखते हैं तो एडिटोरियल वाला पेज जनरली बच्चों को नहीं समझ में आता। एटलीस्ट जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो नहीं समझ में आता है ना।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने वो पैराग्राफ पहले से पढ़ा है ना, लेट्स सपोज आपके ऊपर आपको कोई जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो अगर आपने उसके बारे में पहले से पढ़ा, उसका एनालिसिस देख लिया है, तो अगर आपके एग्जामिनेशन में छोटा सा पैराग्राफ आएगा भी, तो यू कैन एनालाइज इट बेटर, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। आप जल्दी से आंसर पे भी पहुंच जाओगे और सही आंसर पे पहुंचोगे। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम कि हम क्या यूज करते हैं, अपना ब्रेन यूज करने लगते हैं। नाउ द प्रॉब्लम विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज, अब वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स चेक कर रहे हैं। तो अगर आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना दैट रोजेस आर let's say brown, so we know there are no brown roses, right? But अगर आपके पैराग्राफ में मेंशन है roses are brown, तो आपके आंसर में भी होना चाहिए roses are brown। आंसर में आप roses are red करके नहीं आओगे। What I mean to say is रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही है कि आपके सामने जो कॉम्प्रिहेंशन दिया है उसको पढ़ो और वहां से आंसर निकालो, ना कि अपने दिमाग से। तो हम चाहे पढ़ते रहें कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है, अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो यू विल नॉट मार्क कि हमें हमें सनलाइट की जरूरत है जस्ट बिकॉज वी हैव रेड इट अर्लियर और बेस्ड ऑन आवर प्रायर नॉलेज। यू कैन डू दैट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बस एक वही गलती होती है जो मैंने देखा है नॉर्मली बच्चों को गलती करते हुए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम टाइम फ्रेम देखें, तो जैसे हर सेगमेंट का अगर टाइम फ्रेम देखते हैं, तो आपके पास अराउंड, अगर छोटे पैराग्राफ्स हैं तो हर क्वेश्चन के लिए अराउंड 1.5 मिनट बचता है। ठीक है। तो हर पैसेज में आप देख सकते हैं, अभी तो जैसे मैंने कहा लेटेस्ट पैटर्न में 1 to 2 क्वेश्चन ही होते हैं, अदरवाइज 3 to 4 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको वन पैसेज को पूरा खत्म करने के लिए आपके पास 5 to 7 मिनट्स है, अगर आपके पास 3 to 4 क्वेश्चन है तो। अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो आपका टाइम और कम होता जाता है। ठीक है। दैट्स इट। आपका रेफरेंस सोर्सेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए वही रहेंगे आपके न्यूज़पेपर्स। एंड न्यूज़पेपर्स के लिए भी यू डोंट हैव टू रीड 10 न्यूज़पेपर्स एट द सेम टाइम। मैगजीन्स तो आप पढ़ते हो, जैसे योजना मैगजीन आप पढ़ते ही हैं। उसके अलावा 2 रेप्यूटेड न्यूज़पेपर उठा लो, जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस उठा लिया, या फिर द मिंट आपने उठा लिया, द लाइव मिंट। लाइव मिंट में भी बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं, यू कैन रीड दैट एज वेल। इनफैक्ट लाइव मिंट आपको आपके ऑप्शन में भी हेल्प करेगा कुछ, जैसे सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शन है तो सोसाइटी से बेस्ड रिलेटेड आपको एडिटोरियल काफी अच्छे से एक्सप्रेस लाइव मिंट में मिल जाएंगे, सो यू कैन रीड दैट एज वेल। और आपका फोकस वही वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट के ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना। क्लाइमेट चेंज हो गया, गवर्नेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन्हीं से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप क्या करोगे, या रीजनिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके टॉपिक्स आते हैं। तो रीजनिंग में आपने जो आपने जैसे एसएससी का देखा होगा, ठीक है, आपने एसएससी का पेपर अगर नहीं देखा है तो एक बार उसका भी आप देख सकते हो। जो सिलेबस होता है, आपसे जनरली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब उसी के ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद रीजनिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, 1 second, लेट मी जस्ट वाइप एवरीथिंग ऑफ। ओके। तो जैसे आपसे पूछा गया रीजनिंग का, जनरली बच्चे पूछते हैं मैम हम इसमें क्या प्रिपेयर करें। तो पहले तो बेसिक जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करो, जैसे कि डायरेक्शन टेस्ट आप प्रिपेयर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है, जैसे वो 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, उसके बाद उसने एक राइट लिया, देन ही ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर साउथ, then he took a right again, then he traveled 5 kilometers south, so where is he now from his initial position। तो आपसे डिस्टेंस या डायरेक्शन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो दैट कम्स इन द डायरेक्शन टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, जैसे वो हम पढ़ते हैं ना कि उसकी जैसे ही इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर्स मदर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो इसमें आपसे रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा जाता है, सो यू कैन प्रिपेयर दैट। तो वहां पर आप ये होता है, ब्लड टेस्ट का आता है, उसके अंदर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो हम फ्यूचर में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सो ब्लड टेस्ट के अंदर वो आएगा। उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग में स्पेशली पजल्स बहुत पूछे जाते हैं। What are these puzzles? Puzzles में आप देखोगे कि let's say there's a square circle and there's a square table. So there's a square table and there are 8 people sitting on the table, 4 at the corner here, 4 at the corner and 4 in the middle. इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। 8 people are P, Q, R, S, T, U, V and let's say Z.
ठीक है, तो ये 8 लोग हैं जो इस पे बैठे हुए हैं। देन दिल से कि टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी। इस तरीके से आपको पजल दिया जाएगा, एंड इस पजल के अंदर ही हो सकता है वो ब्लड टेस्ट और डायरेक्शन टेस्ट भी मिला दे। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। तो पजल्स पे आप देखेंगे तो बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मिरर वर्क पे आपसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो कोडेड रिलेशनशिप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कोडेड रिलेशनशिप्स, एंड आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल अगर ये जो डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, पजल्स है, इनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो इसका काफी ज्यादा जो हिस्सा है आपके एग्जामिनेशन का वो प्रिपेयर हो जाता है आपका। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग में आपको सिलोजिज्म मिल जाएगा एक। सिलोजिज्म इज सम केक्स आर स्वीट्स, सम pen are table, no pen is table, then you have to find out the conclusion. They are called syllogism. ठीक है, सो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर सिलोजिज्म आपसे पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा आपको प्रेफर करना है वो है पजल्स एंड डायरेक्शन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट। दैट शुड डू इट। ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप्स भी आप देख सकते हो, ब्लड टेस्ट के अंदर भी कोडेड रिलेशनशिप आता है, बट दैट शुड डू इट। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पजल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पजल्स अलग अलग तरीके से बार बार पूछे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स ना। तो अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो इसके अंदर देखो दो सेक्शंस है, एक तो बेसिक न्यूमरेसी जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दूसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पता ही है, चार्ट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, टेबल्स होंगे। ठीक है, जैसे ये चार्ट दे दिया, लेट्स सी ये चार्ट आपको दे दिया, इस तरीके से ग्राफ दे दिया, तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। दे वेरी इजी, अगर आपने 2-3 बार पढ़ लिया है, दो चार भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो आपको आइडिया लग जाता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। अगर हम बेसिक न्यूमरेसी की बात करते हैं, जस्ट गेट अ ब्लैंक पेज अगेन। बेसिक न्यूमरेसी की बात करते हैं या सिंपली मैथ्स की बात करें, अगर 10th लेवल की भी है, तो कुछ सेक्शंस हैं जो आपको स्पेशली फोकस करने हैं, जैसे परसेंटेज, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, then there is number system. These are the high yielding topics. I'm going to name some more. Number system, then you will find average. I'll give an example of each ताकि आपको identify करने में आसानी रहे। Average हो गया, then you'll find um, time and speed, distance and work, टाइम स्पीड डिस्टेंस वर्क, इस तरीके से आपको एक ही चैप्टर मिल जाएगा। सो टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क, ऐसे कुछ भी मिल सकता है आपको। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री इज देयर, बट ट्रिगोनोमेट्री को अगर आपको नहीं आता, डर भी लगता है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। आप कुछ भी चैप्टर से फोकस करोगे, कुछ चैप्टर्स को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, दैट शुड डू इट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और देर इज मिक्सचर एंड लिगेशन। यस, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मिक्सचर एंड लिगेशन, और इन पे भी आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो, दैट विल बी इनफ। जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल ही इज, जैसे मैंने बोला कि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या हो गया, जो साइड है उसको 10% बढ़ा दिया है, तो बताओ नए एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, परसेंटेज में आपको बताना है। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस की he bought something for this price and he got 10% over it, 10% profit over it, तो बताओ अब नया प्राइस क्या होगा, इस तरीके का। नंबर सिस्टम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे इसको ना रीजनिंग में भी आप कवर कर सकते हो कि 3 के बाद 6 है, फिर 9 है, तो आगे क्या आएगा, या ऐसे सीरीज आपको दे देंगे और बीच में से एक नंबर गायब कर देंगे और आपको बताना वहां पे क्या आना चाहिए। एवरेज की बात करें यहाँ पे, हाँ देर इज वन मोर, एज। एवरेज की बात करें तो एवरेज में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे यहाँ पे 5 पीपल आर देयर एंड देयर एज, जैसे एवरेज और एज को ना जनरली मिला दिया जाता है, तो 5 पीपल आर देयर, देयर एजेस इज दिस, तो फाइंड आउट द एवरेज, ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाएगा। एज में स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा सकता है कि द सन इज हाफ द एज ऑफ हिज फादर, आफ्टर 10 years व्हाट विल बी द सन, व्हाट विल बी द एज ऑफ द सन इफ द एज ऑफ द फादर इज समथिंग लाइक दैट। और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस से आपको पता ही होगा कि एक ट्रेन है वो इतने स्पीड से चल रही है, और नेक्स्ट
जैसे दो ट्रेन, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो इसकी स्पीड ये है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर, कोई नंबर आपको गिवन होगा, तो बताओ कितने मिनट में ये मिलेंगे सेंटर में, और ये डिस्टेंस इतना है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। वर्क वर्क के बारे में अगर मैं बताऊं, तो वर्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे 5 people, 5 men take 2 days to finish a work, 3 men take 5 days to finish a work, तो बताओ how many men will be required to finish a work in certain days, या फिर how many women will be required to finish a work in certain days if the efficiency of women is half the efficiency of men। इस तरीके से आपसे एफिशिएंसी के क्वेश्चन भी उसमें पूछे जा सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको आता है, ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को ना बहुत डर लगता है ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री से, तो अगर बहुत डर लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर इसको उठाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप उठा सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर वही कि देर इज अ बैग, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, बैग में है 5 डाइसेस हैं, तो बताओ 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऐसे ही मिक्सचर एलिगेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, कि 5 पार्ट्स इस सोल्यूशन का मैंने मिक्स किया है एंड 5 पार्ट वाटर उसमें मिक्स किया है, तो बताओ रिजल्टिंग सोल्यूशन में कितना वाटर होगा, कितना मिल्क होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एज मैंने आपको बता ही दिया। स्पेशली आपको मैथ्स पे फोकस करना है इन चैप्टर पे। रीजनिंग में वही 3 से 4 टॉपिक्स आपको करने उतने काफी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे हो, तो एडिटोरियल को ढंग से पढ़ लो, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। उसके अलावा 1 महीने पहले से आपको प्रैक्टिस करनी है 2 घंटे। आप पेपर में जैसे 2 घंटे का पैटर्न होता है ना कि 2 आवर्स में खत्म हो जाएगा, तो वैसे ही एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, सॉल्व करो और उसको एनालाइज करो। ऐसे नेक्स्ट पेपर उठाओ, सॉल्व करो, उसके एनालिसिस करो। तो इतना वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर सी सेट एग्जामिनेशन। इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। सी सेट का एग्जामिनेशन के लिए आप 2 महीने पहले भी बैठोगे, 3 महीने, सब टू बी ऑन सेफ साइड, तो 3 महीने पहले ही बैठोगे तो भी आराम से क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और जिन बच्चों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है सी सेट का, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, या ठीक है उनके ये टॉपिक्स, तो वो तो एग्जाम से 1.5 महीना पहले ही बैठ के सब आराम से खत्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ओवर भी नहीं करना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, दैट इज ऑल्सो बैड। So that's it for today's class. If you have any particular topics in mind, that if you want this topic to be taught for CSAT, or if you have any other questions, how to prepare for a certain topic, or what should we do about a certain topic, what should be the syllabus of a certain subject, then you can write down in the comment section. I'll bring the topic in the next session. So that's it for today's class. Thank you so much for joining in. Have a great day ahead.